सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमने कक्षा एकादशी में पहले 9वें अध्याय का अध्ययन किया था, जो था अक महादेवी, और अब है अंतिम अध्याय अपना 10वां अध्याय, जिसकी जो कवियत्री है वो रहेगी अपने निर्मला पुतुल, और पाठ का शीर्षक रहेगा आओ मिलकर बचाएं। अब निर्मला पुतुल के विषय में हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। निर्मला पुतुल जो है, जिनका जन्म कब हुआ, तो निर्मला पुतुल का जन्म 1972 दुमका झारखंड में हुआ। कब हुआ? 1972 दुमका झारखंड में हुआ। और इनकी प्रमुख रचनाएं भी आगे श्यामपट पे लिखी हुई है, देखेंगे। नगाड़े की तरह बजते शब्द और अपने घर की तलाश में, इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं। एक तो है नगाड़े की तरह बजते शब्द और अपने घर की तलाश में। अब अगला अपन ध्यान देंगे तो निर्मला पुतुल जो है वो किस वर्ग से थी, किस जाति से थी, तो ये थी आदिवासी जनजाति। आदिवासी निर्मला पुतुल आदिवासी थी, और आदिवासी में भी इनकी जो जाति थी वो है संथाली समाज से। अब ये घटना बताती हूँ। संथाली समाज या आदिवासी समाज में होते हुए भी निर्मला पुतुल का जो मन था पढ़ाई के विषय में, मतलब पढ़ाई के लिए इनका बहुत मन था। इनके पिताजी और इनके चाचा जी जो थे वो भी क्या थे, अध्यापक थे। परंतु इनके साथ क्या हुआ कि मैंने नाम लिया आदिवासी जनजाति है, तो घर में क्या था, धन की कमी थी। वो अध्यापक थे, घर पे शिक्षा का माहौल था, परंतु फिर भी ये पूर्णतः अपनी पढ़ाई को पूर्णतः अपने अध्ययन में अध्ययनरत नहीं रह पाई। कारण क्या था? तो कारण ये था कि इनके अलावा भी घर में सदस्य और होते हैं, जिसके चलते इनकी पढ़ाई में रोकथाम आती रहती थी। और सीधा मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो पेट पूर्ति के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं थी, जिसके लिए इनकी पढ़ाई में बाधा आई। तो हम ये देखेंगे। और उसके आगे है पिता और जो इनके चाचा थे वो खुद क्या थे, अध्यापक थे, और इनका जीवन जो है वो आर्थिक संकट से गुजर रहा था। आर्थिक संकट का मतलब वही है, मैं पुनः कह देती हूँ कि वो थे तो अध्यापक, परंतु फिर भी आर्थिक स्थिति कैसी थी उनकी, तो कमजोर थी। तो घर में और भी सदस्य जिनके पेट पालने पड़ते थे, और वो इनसे पर्याप्त नहीं हो पाया, इसलिए इनकी पढ़ाई में बार बार बाधा उत्पन्न हुई। परंतु आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, ये स्वप्न जो था वो निर्मला पुतुल का था। अब ये क्या था, निर्मला पुतुल ये क्या बनना चाहती थी, नर्स बनना चाहती थी। मतलब इनका सपना था कि मैं नर्स बनूंगी, और जब मैं नर्स बन जाऊंगी तो आर्थिक स्थिति स्वतः कैसी हो जाएगी, परिपक्व, मतलब मजबूत हो जाएगी। फिर किसी से या किसी के आगे हमें हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसके चलते इन्होंने क्या किया, इन्होंने नर्स बनने के लिए इनकी रोकथाम आई, पढ़ाई के अंदर बहुत बाधाएं आई, लेकिन हार नहीं मानी, और इन्होंने पढ़ाई में निरंतर अपना मन लगाए रखा। इसके चलते उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया था। क्या किया था? नर्सिंग में डिप्लोमा कर लिया, और काफ़ी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री भी प्राप्त कर ली। स्नातक जो अपन कहते हैं बीए को, ठीक है, इसको हम बीए समझते हैं ना, इसी को क्या कहा जाता है, स्नातक कहा जाता है। तो इन्होंने भी स्नातक की पढ़ाई भी पास कर ली, ठीक है। अब उसके आगे देखेंगे। इसके आगे है संथाली समाज और उसके राग रंग से उनका गहरा जुड़ाव था। संथाली समाज मतलब जैसे हम हैं, हमारा जो भी समाज है, तो क्या हमें हमारे समाज से लगाव नहीं हो? तो वैसे ही निर्मला पुतुल को भी अपने समाज से बड़ा ही लगाव था। परंतु ये अपने जब समाज में रह रही थी, पढ़ लिख कर जब नर्स की उपाधि प्राप्त कर ली, स्नातक कर लिया, तो इनको विभिन्न समाजों के विषय में भी नई नई जानकारियाँ मिली। तो आगे है नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। जब नर्सिंग की शिक्षा इन्होंने ग्रहण करना प्रारंभ किया था, बाहर के लोगों से इनका मिलना जुलना हुआ। तो इसके चलते क्या हुआ, इन्होंने लोगों की प्रतिक्रिया देखी, हमारे समाज के प्रति कैसी है, मतलब सभी लोगों के भाव एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। तो मतलब हजारों को देखा और 1000 विषयों को समझने का प्रयास भी किया। आगे देखते हैं अपन। आगे है कि दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया में बहुत विकसित हुआ। यहाँ बहुत शब्द का अर्थ होगा ज्ञान, कि अलग अलग समाजों से मिली जुली, तो इनको नवीन ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, जिससे वे अपने परिवेश के वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। जिससे इनको ये पता चला कि वास्तव में मेरा परिवेश, अर्थात मैं जिस समाज में रह रही हूँ, उनकी वास्तविक स्थिति कितनी है।
वो यथार्थ तरीके से सोचे तो कितने सक्षम हो चुके हैं। मतलब आज भी आदिवासी लोग हैं वो किस प्रकार पिछड़े हुए हैं, किस प्रकार समाज का अंग होते हुए भी समाज से अलग है या कटे हुए हैं। तो इसके विषय में इनको दुख हुआ और उन्होंने उसी विषय से संबंधित अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। तो उसके आगे ये बता रही है कि उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। जो हम अध्याय पढ़ेंगे आओ मिलकर बचाए, यहाँ वो अपने समाज को या समाज के लोगों को एकता के सूत्र में बांधना चाह रही है और सभी को एक साथ मतलब एक ही गठबंधन में रखना चाह रही है, अर्थात अपने संथाली समाज को बचाने का प्रयास कर रही है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व आज भी है, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि। कहीं कहीं इन्होंने अपने संतानी समाज के लोगों को क्या बताया है, भोला भी बताया है, और कहीं कहीं कहा है कि स्वार्थ के लिए वो अपने पर्यावरण को हानि भी पहुंचा रहे। कैसे? जैसे आपने देखा है जो जनजातियाँ होती है वो क्या है, फिर जंगलों में निवास करते हैं और जंगल के पेड़ पौधे जीव जंतु वही उनके साथी संगी है सारे, जिसके चलते क्या वो पर्यावरण को हानि भी पहुंचाते हैं। जैसे आपने देखा होगा आदि मानव, ठीक है, उस समय क्या था, उसको किसी चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी, जंगलों में रहते हुए फिर क्या पेड़ की छाल पत्तों से ही अपने वस्त्र इत्यादि बना लेते थे, जिसके चलते पेड़ों की कटाई छटाई भी होती थी। परंतु धीरे धीरे जब समाज में वो आए, उनमें क्या समझ विकसित हुई तो अपने आप ही परिवर्तन आया, क्योंकि समय ही अब मनुष्य में भी परिवर्तन लाता है। तो वैसे ही है। और आगे है, शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायों के हाथ की कठपुतली बनना आदि वे स्थितियाँ है। और कई बार जैसे मैंने आपको हर बार में देती हूँ, हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं कि जो बड़े पैसे वाले या धनी वर्ग के या पूंजीपति जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसे गरीब लोगों की बस्तियों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो वो क्या है, वो व्यवसाय या पूंजीपतियों द्वारा क्या है, गरीब लोगों पर या पिछड़े लोगों पर क्या है, अत्याचार है। तो इसके विषय में भी इन्होंने इस कविता में अपना विषय रखा है। आगे देखेंगे, वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलों से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती है। कैसी कला है आदिवासियों के अंदर, किस प्रकार वो जंगल में रहते हुए अपने अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करते हैं, कैसे अपनी रक्षा करते हैं, कहाँ पे उनके बच्चे खेलते होंगे, क्या वो खाते होंगे, क्या वो कार्य करते होंगे। तो सभी विषयों को यहाँ पे इन्होंने समावेशित किया है। आगे देखेंगे कि इन्होंने संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों के विषय में लिखा है। क्या? सकारात्मक और नकारात्मक। आप मतलब ये नहीं है कि अपने समाज की प्रशंसा ही की है, कहीं कहीं जो बुराइयां हैं वो भी हमारे सामने लाने का प्रयास किया है। तो दोनों ही पक्षों का बराबर समावेश इन्होंने किया है। ये ध्यान रखेंगे अपन। अब वैसे अध्याय में आगे दिन भी करेंगे। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सकारात्मक में आपको ये समझना है कि संथाली समाज में जहाँ लोगों के अंदर क्या विद्यमान है, भोलापन विद्यमान है, सादगी विद्यमान है, उनको किसी भी प्रकार की कोई फैशन या किसी भी प्रकार के कोई दिखावटीपन में जीने की कल्पना वो लोग नहीं रखते हैं। उनका प्रकृति से विशेष जुड़ाव होता है और वो कठोर परिश्रमी भी होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं। ये तो सारे इनके कौन से तत्व हो जाएंगे, सकारात्मक तत्व। और कुछ कवयित्री ने बताया नकारात्मक। अब नकारात्मक के अंदर क्या होगा तो आपको याद रखना है, जैसे सबसे पहला क्या, अशिक्षा। दूसरा हो जाएगा कुरीतियाँ, जो कुरीतियाँ उनके अंदर विद्यमान है। जैसे आज भी समाज में हमारे भी कुरीति है, क्या, पर्दा प्रथा जो है, बाल विवाह जो है, ये एक तरीके से कुरीतियाँ है। वैसे संथाली समाज की जो कुरीतियाँ थी उनके विषय में भी बताया। और उसके अलावा शराब की ओर बढ़ता झुकाव। और जैसे वो लोग मेहनती तो बहुत है, कठोर परिश्रम करते हैं, लेकिन जब समय मिलता है तब जो भी परिश्रम उन्होंने किया है वो सारा कहाँ डाल देते हैं, शराब के लिए। तो वो क्या है, वो भी एक सबसे बड़ी कुरीति है। आज भी हम देखते हैं लोग दिन भर मेहनत करते हैं, ठीक है, और अंतिम में जाकर शराब की दुकान पे जाके सारे पैसों को बर्बाद कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी कुरीति मानी गई है। आगे अपन पाठ परिचय देखते हैं। तो इसके अंदर क्या है, सभी किताब में ध्यान देंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, ये आओ मिलकर बचाए जो पाठ था वो किस भाषा में लिखा हुआ है, तो ये संथाली भाषा का हम वर्णन कर रहे हैं। संथाली जनजाति का विषय अपन पढ़ रहे हैं। तो ये पाठ जो है संथाली भाषा में निर्मला पुतुल जी के द्वारा लिखा गया था, परंतु इसको हिंदी जगत में लाने का श्रेय दिया जाता है अशोक सिंह को। किसको दिया जाता है, अशोक सिंह को। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आओ मिलकर बचाए पाठ का हिंदी रूपांतर किसने किया है, ये किस भाषा में लिखित था, ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। तो ये संथाली भाषा में था और अशोक सिंह ने इसे हिंदी भाषा में रूपांतरण करके लिखा है। इसलिए ये भी अपने को ध्यान में रखना है।
आगे देखते हैं। इस पाठ में हमें दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण प्राप्त होगा। दोनों पक्ष अभी मैंने बता दिए, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। फिर है वृत्त संदर्भ में ये कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। अब क्या है, प्रकृति का विनाश। आज लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, जहाँ पे जंगल बसे हुए हैं और जंगलों में जहाँ पे ऐसी जनजातियाँ निवास करती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, आज क्या शहरीकरण है ना, आबादी ज़्यादा बढ़ रही है, लोग आगे से आगे अपना क्या कर रहे हैं, कार्य विस्तार करना चाह रहे हैं, तो वो उसके चलते क्या करते हैं, जंगलों की कटाई करवाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, फिर मैं हिंदी फिल्मों की बात कर रही हूँ, कि जो पूंजीपति लोग जो होते हैं या जो फिल्मों में विलेन का जो रोल निभाते हैं, वो क्या करते हैं, उनको जैसे यहाँ पे कोई प्लांट लगाना है, कोई कारखाना स्थापित करना है, वो सीधे ही क्या बिना डरे और अपने रुपयों का दबाव दिखाते हुए या उसका अपना मतलब वैभव बताते हुए वो क्या करेंगे, कच्ची बस्तियों को बिखेरने का सीधा सीधा वहाँ पे उनको कह देंगे या अभी तक खाली कर दो, नहीं तो कई बार क्या होता है, उनको खाली करने की चेतावनी भी नहीं दी जाती है, उनकी झोपड़पट्टियों को वहीं पे नष्ट भी कर दिया जाता है। तो बस ऐसा इनके साथ हुआ, इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि यह है तो हमारे समाज का अंग, इसलिए हमें इनको बिल्कुल समाज से कटे हुए या परे नहीं समझना चाहिए। तो इस पाठ में यही रहेगा, आओ मिलकर बचाएं। आओ मिलकर बचाएं निर्मला पुतुल की जो कविता है, इसकी प्रथम पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है, देखेंगे वापस। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। यहाँ नंगी होने से का मतलब आपको लेना नष्ट होने से या खत्म होने से, हमारा अस्तित्व मिट जाने से। यहाँ पे कवयित्री निर्मला पुतुल जो है सर्वप्रथम यही स्पष्ट करना चाहती है कि अपनी बस्तियों को, हमारी जो संताली समाज की जो बस्तियाँ हैं, जो बसी हुई है, उनको कोई अन्य लोग आकर क्या कर दे, नष्ट कर दे या उनका विनाश कर दे, उससे पहले हमें संताली समाज के लोगों को एकजुट होकर ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना होगा। नहीं तो क्या होगा, फिर यही होगा, इतिहास के पन्नों में से संताली समाज का नाम भी सदा के लिए मिट जाएगा। आगे है, बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को अड़िया में। और यह बताया गया है कि ये बस्तियां जो डूब रही है किसके कारण, भ्रष्टाचार के कारण या ऐसे राजनेताओं के कारण या पूंजीपति वर्ग के कारण, तो उनके जाल से है ना, उनके इस दबाव के कारण जो बस्तियां पूरी पूरी डूब रही है, अर्थात ऐसे दलदल में फंस रही है, तो उस दलदल में से इन बस्तियों को बचाकर, बस्तियों को अर्थात बस्तियों में रहने वाले समाज के लोगों को बचाना ही हमारा परम कर्तव्य है। और इसके लिए एक ही चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्या रखना है कि कौन से भाव रखना है, एकता का भाव समाज के अंदर होना अति आवश्यक है। जब सारे समाज के लोग एक होकर कार्य करेंगे तब हम हमारे समाज का अस्तित्व बचा पाएंगे। आगे बताया जा रहा है, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। अब वो संथाल समाज की माटी का रंग तो वो तो कोई हो, हम अपने जिस समाज में रह रहे हैं तो हम भी कहते हैं ना, जैसे हमें कई बार कहा जाता है गर्व से कहो कि हम हिंदू है ना, तो वैसे ही इनको भी गर्व है किस पे, अपने संथाली समाज पे। इसलिए ये कहना चाहती है कि हमारे चेहरे पे किसकी माटी का रंग है, संथाली समाज की माटी का रंग है। और भाषा, तो भाषा वो आपको पता ही है, दुमका में जन्म हुआ, दुमका झारखंड में, इसलिए भाषा में भी किसकी रंगत मिलती है, तो झारखंडी भाषा भी देखने को मिलती है। आगे है, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, झंझारूपन भी। और फिर यहाँ पे कवयित्री ने, मैंने आपको कहा था सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों की बात हो रही है, इसलिए ठंडी होती दिनचर्या में ये क्या करते हैं, रात मतलब जैसे अपन कहते हैं ना, दिन भर तो बड़ी मेहनत करते हैं, फिर क्या करते हैं, रात्रि के समय आते ही वो कुरीति क्या, शराब पीना, वो पीकर पूरा नष्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, अंतिम में जाकर इनकी दिनचर्या ऐसी ठंडी हो जाती है, मतलब वो कुरीतियों का क्या करते हैं, अनुसरण करने लग जाते हैं। लेकिन उसके अलावा बताया जीवन की गर्माहट, गर्माहट का मतलब यहाँ पे लेना है कड़ी मेहनत से। जीवन इनका क्या है, कड़ी मेहनत में डूबा हुआ है, ये बहुत ही मेहनती या परिश्रमी होते हैं। परंतु मन का हरापन, भोलापन दिल का, लेकिन ये दिल से या हृदय से कैसे होते हैं, मतलब ये सादगी पूर्ण व्यक्ति होते हैं, अर्थात बहुत ही भोले होते हैं। अक्खड़पन, झुंझारूपन भी, परंतु उसके साथ साथ इनके अंदर क्या है, ये कठोर परिश्रमी होते हैं ना, तो कभी जब इन पे इनको भय होता है कि कोई हमारे ऊपर कोई हानि न पहुंचाते, उस समय इनके अंदर क्या अक्कड़पन भी आ जाती है और ये समाज के सूत्र में एक होकर रहना भी सीख जाते हैं। भीतर की आग, धनुष की डोरी,
तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार। अब इनकी भीतर की जो आग है वो क्या बन जाती है, वो धनुष की डोरी। अब आपने देखा होगा कि वैसे ही आदिवासी जो लोग होते हैं वो अपनी रक्षा के लिए क्या करते हैं, तो ऐसे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग, और वहाँ पे रहते हुए आपको पता ही है किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो वह प्रकृति का ये हनन क्या करते हैं, अपनी अभी मैंने बताया था स्वार्थ की पूर्ति के लिए भी, कई बार अपनी रक्षा के लिए भी क्या करते हैं, फिर वहीं पे वो लकड़ियों से धनुष इत्यादि बनाना करना और उससे अपना बचाव करना। इसलिए कहीं कहीं तो इनके नकारात्मक पक्ष सामने आए हैं और कई सकारात्मक। आपको इतनी कविता का भावार्थ लिखना है, निर्मला पुतुल जी का परिचय अगला हम अगले कालांश में करेंगे। धन्यवाद।